बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो कि हस्ब मामूल जुमे के दिन है। इससे पहले भी जितने बड़े बड़े फ़ैसले आए हैं, पनामा लीक्स का देख लें और जितने फ़ैसले आते हैं वो जुमे के दिन ही हम सबको मुतवक्को होते हैं, और इस दफ़ा भी फ़ैसला जुमे के दिन ही आया है। तो सवाल जो एक आम पाकिस्तानी है जो कि लॉ को नहीं जानता, वो ये सवाल ये पहले तो ये करता है कि ये रेफरेंस था क्या, और दूसरा है कि क्या ये इसमें गवर्नमेंट की फ़तह है या ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब की फ़तह है, क्योंकि दोनों साइडें अपनी अपनी तरफ से इसको फ़तह कह रही हैं। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि रेफरेंस था क्या। रेफरेंस बड़ी आसान अल्फाज में ये था कि ये फ़र्ज़ करते हुए कि आपकी जो जज साहब या आपकी जो वाइफ और बच्चे हैं, ये क्योंकि आप पे डिपेंडेंट हैं, तो ये जो 3 प्रॉपर्टियाँ इंग्लैंड में ख़रीदी गई हैं, आप बताएं कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि पैसे आपने अपनी बेगम और बच्चे को दिए हैं। ये आसान अल्फाज में सवाल ये था। इसके पीछे ये फ़र्ज़ कर लिया गया था कि जज साहब की बेगम और उनके बच्चे उन पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये भी समझ लिया गया कि जज साहब और उनके जो बच्चे हैं वो जज साहब पर डिपेंडेंट हैं, ख़ुद तो वो काम कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाजा जज साहब आप बताएं कि ये आपके पास पैसे कहाँ से हैं। ये बड़े ही आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया कि रेफरेंस था क्या। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि जजों की खुद एहतसाबी का एक इदारा है, इसमें सीनियर 5 जजेस बैठते हैं, उनके सामने मामला भेजा गया, और उसके बाद जज साहब ने और कुछ हमारी बार एसोसिएशन है वकीलों की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रेफरेंस को ये कहते हुए चैलेंज कर दिया कि ये बदनीति पर मबनी है। बदनीति उनकी ये थी कि जज साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक फ़ैसला किया था फरवरी 2019 पिछले साल, फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला था, जिसमें मौलवी खादिम हुसैन रिजवी उन्होंने काफ़ी देर तक इस्लामाबाद और पिंडी की शहरियों को यकमाल बनाई रखा। उस धरने का किसी ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने उस पर फ़ैसला किया, और फ़ैसला करते हुए ये कहा कि जो हमारे जो मुक़्तदिर इदारे हैं उनको चाहिए कि अपने हलफ की पासदारी करें, क्योंकि ये फैज़ाबाद धरना है, इसके पीछे ऐसा लगता है कि मुक़्तदिर इदारे थे। और इस तरह के और 2-3 उन्होंने अपने कमेंट्स अपनी जजमेंट में लिखे, और उसी बकौल जज साहब के और दीगर पटिशनर्स के कि इसी फ़ैसले के 2 महीने बाद इनके अगेंस्ट ये रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। तो लिहाजा जो चीज़ भी बदनीति की बुनियाद पे होती है उसको मज़ीद आगे नहीं चलना चाहिए। ये सारा का सारा उनका केस था कि मेरिट पे बेशक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुन सकती है, लेकिन अगर एक चीज़ कानून में भी हम देखते हैं कि एक चीज़ बदनीति से उसका आगाज़ होता है तो वो आगे सिरे तक नहीं पहुँचती, वो उसका पहुँचना भी नहीं बनता, क्योंकि उसके पीछे बदनीति शामिल है। तो ये सारा का सारा उनका केस चल रहा था। इसी दौरान कल जज साहब की बेगम साहबा ख़ुद पेश होती हैं, वो बताती हैं आके कोर्ट के सामने कि मैं इटालियन नेशनल हूँ, आई एम नॉट अ पाकिस्तानी नेशनल, मेरी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इधर भी अमेरिकन स्कूल में कराची में भी पढ़ाती रही हूँ, और प्लस उनके वालिद साहब उनकी अपनी लैंडेड प्रॉपर्टी है काफ़ी, तो उनकी अपने पैसे थे जो कि इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में थी, इधर से पैसे भेजे थे, और उसके बुनियाद में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। उनमें से कोई एक जो प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने अपनी औलाद के नाम भी कर दी है। तो जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने कल तो कहा, उन्होंने यही कहना था, ज़रा उनके ब्रदर जज की वाइफ, उनकी भाभी मौजूद थी, तो वही कह रहे थे हमें तो बज़ाहिर लगता है कि आपके पास पूरी मनी ट्रेल है, लेकिन असल में फ़ैसला जज साहब ने भी कहा, और मैं भी ये समझता हूँ कि शुरू में ये फ़ैसला टैक्स अथॉरिटीज़ को या जो भी इससे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसका फ़ैसला करना था कि क्या ये जो बेगम साहबा हैं जज साहबा की, इनकी अपने ज़राए थे इनके पास ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के कि नहीं। पहले इस चीज़ का बुनियादी फ़ैसला होगा, और अगर उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बेगम साहबा की अपने इनके पास कोई ज़राए नहीं मौजूद, तो फिर ये फ़र्ज़ किया जा सकता है कि ये पैसे बुनियादी तौर पे जज साहब के थे। उसके बाद फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए था पहले ही, जो कि मामला आज तकरीबन 1.5 साल बाद मामला इस नहज पे पहुंचा है कि जहां पहले चला जाना चाहिए था। अब इसके पीछे जज साहब की जो एक बेसिक उनकी जो कंटेंशन है कि क्योंकि ये बदनीति पर था इसलिए इतना जल्दी में सब कुछ किया गया। तो बर वल्लाहु आलम इस पे जज साहब फैसला करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बदनीति की बुनियाद पे जो डिटेल फैसला आएगा इसमें कुछ उसके बारे में कहा जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, और सिर्फ इस बेस पे कहा जाएगा कि क्योंकि ये बुनियादी नुक्ता ख़ुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि जज साहब की जो बेगम और बच्चे हैं ये उन पे डिपेंडेंट थे, और उसके बाद जज साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया गया था। तो इस लिहाज से ये शो का नोटिस ही ये डिफेक्टिव था। पहले ये इसका फ़ैसला करना चाहिए था कि ये जो बेगम साहब और उनके बच्चे हैं क्या ये जज साहब पे डिपेंडेंट है कि नहीं है।
کیا یہ حکومت کی فتح تھی یا یہ جج صاحب کی فتح تھی؟ حکومت تو 2 دن پہلے جج صاحب نے اوپن کورٹ میں پوچھا تھا کہ اگر یہ معاملہ ہم FBI کے پاس بھجوا دیں، ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بھجوا دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ حکومت نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر اعتراض کسی نے کیا تھا تو وہ جج صاحب کے وکیل صاحب نے کیا تھا، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ FBI اور ٹیکس اتھارٹیز حکومت کے نیچے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حکومت جو چاہتی تھی آخر میں کہ معاملہ FBI کے پاس جائے تو معاملہ FBI کے پاس چلا گیا، تو وہ اپنی ایک حد اگر کہنا چاہیں کہ ان کی فتح ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جج صاحب کی طرف اگر موقف دیکھا جائے تو ان کا موقف یہ ہوگا کہ جو ریفرنس ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عدالت نے یہ معاملہ FBI کے پاس بھیجا ہے، ان کو کہا ہے کہ 60 دن کے اندر فیصلہ کر کے جج صاحب کی اہلیہ کو بلا کے اور ان کا منی ٹریل دیکھیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو دوبارہ خود ٹیک اپ کر کے اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے فار دا ٹائم بینگ جو ابھی دیکھا جائے تو ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو جج صاحب کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی بھی فتح ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ ون ون سچویشن ہے۔ اب کمشنر صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اور کمشنر صاحب کے فیصلے کے خلاف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت اس کے بعد اس کی ان لینڈ جو ریونیو ٹریبیونل ہے اس کے پاس اس کی اپیل بنتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی جو پارٹی اگریوڈ ہو وہ ہائی کورٹ جا سکتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ حتمی طور پہ دوبارہ سپریم کورٹ نے آ کے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو FBI فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ جو منی ٹریل ان کی جج صاحب کی اہلیہ نے دیا ہے، یا انہوں نے اپنے جو انکم ٹیکس گوشوارے کو جمع کرائے تھے یا نہیں تھے، جو بھی ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملہ بنتا ہے اس میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ پھر سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ بے شک شارٹ آرڈر کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کمشنر صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ FBI کے چیئرمین کے ذریعے وہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو پریزیڈنٹ یا جو اس کے انچارج ہیں، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، ان کے پاس بھیجا جائے گا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب بینگ دا ہیڈ آف دا سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے جب تک FPR کے بعد معاملہ ہوتا ہوا فائنل اپیل تک سپریم کورٹ تک نہیں پہنچ جاتا۔ حتمی فیصلے کے بعد ہی جج صاحب یا سپریم جوڈیشل کونسل اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پہ کوئی فائنل رائے یا فائنل فیصلہ دے سکیں گے کہ کیا جج صاحب کے اگینسٹ یہ ریفرنس بنتا ہے نیا یا نہیں بنتا۔ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس ایکڈیمک ڈسکشن میں اس کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہماری پولیٹیکل ڈیوائڈ دونوں طرف موجود ہے۔ کچھ ایسی سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ آلریڈی ایگریوڈ ہیں جوڈیشری سے، اور مقتدر حلقوں سے خاص طور پہ وہ ایگریوڈ ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مقتدر حلقوں ہی کے کہنے پہ ان کو حکومت سے نکالا گیا تھا، اور وہ اس ریفرنس کے پیچھے جسٹس قاضی فائز صاحب کے پیچھے تھے۔ ہماری وکلا کی باڈیز بھی اس کے پیچھے تھی، کیونکہ شاید وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پہ تھا۔ اب اللہ عالم اب اس کے پیچھے بدنیتی تھی یا نہیں تھی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن جو مجھے لگتا تھا جو قانونی اس کے پیچھے نکات تھے وہ میں نے آپ سب کے سامنے اپنی علم کے مطابق رکھ دیے ہیں۔